स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल के इस वीडियो में। प्यारे बच्चों, आज यूपी बोर्ड परीक्षा हाई स्कूल 2025 जो होने वाला है, उसके जो मैथमेटिक्स का पेपर का जो मॉडल है, उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, उसमें ये विस्तृत उत्तरी जो प्रश्न होते हैं 6-6 नंबर वाले, उसको कराना है। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने 2 नंबर और 4 नंबर का क्वेश्चन पहले ही करा दिया है, आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा भी मैंने कई लेक्चर बनाया हुआ है जो कि आपके हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा मैथमेटिक्स के लिए बहुत ही आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। आप उन वीडियो को देख सकते हैं और उससे आप क्वेश्चन को लगा के इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज जो है हम लोग 6-6 नंबर वाले जो क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, वो हाई स्कूल 2024 जो अभी पेपर हुआ था, उसका मैथ का पेपर 822 HW जो संकेतांक है, उसके क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। और इसमें जो है कि जो 6 नंबर के क्वेश्चन है उसको शुरू करने जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका जो क्वेश्चन है, इसका हम नंबर बनाए हैं तीसरे का क, क्वेश्चन नंबर थर्ड का क, और ये 6 अंक के सारे क्वेश्चन रहेंगे, 6-6 अंक के। तो इसका क वाला क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 8 पदों का योगफल 64 और इसके प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है, तो श्रेणी का प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। एक समांतर श्रेणी दिया है, उसके 8 पदों का योगफल 64 है और 17 पदों का योगफल 289 है, तो इसका प्रथम पद और सार्वंतर निकालना है। तो जो समांतर श्रेणी होता है बच्चों, वो उसमें प्रथम पद और सार्वंतर ए और डी माना जाता है। तो पहले हम मान लेते हैं, माना समांतर श्रेणी जिसको हम एपी बोलते हैं, पहला पद या प्रथम पद, पहला पद ए और सार्वंतर डी है। ठीक है। तो श्रेणी के 8 पदों का योग, समांतर श्रेणी के n पदों का योग का जो सूत्र होता है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये n पदों के योगफल का फार्मूला है। किसी भी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सार्वंतर d दिया हो, तो उसका कोई भी शुरू से n पदों का योगफल जब निकालना है तो यही हम लोग फार्मूला लगाते हैं। अब इस फार्मूले से श्रेणी के 8 पदों का योग, तो 8 पदों का योग को यस 8, n की जगह जो है 8 रख देंगे। 8 रखेंगे तो ये हो जाएगा, इसमें रखिए 8/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 8-1 इंटू डी, और ये दिया है योगफल, इसका योगफल दिया है 64। तो 8/2 को काटेंगे तो ये 4 हो जाएगा और 4 इधर बटे में चला जाएगा, तो 2a प्लस 7d बराबर 64/4। इसको काटेंगे तो 16 आएगा, तो 2a प्लस 7d बराबर 16। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। इसके बाद श्रेणी के 17 पदों का योग 289 है। 17 पदों का योग, यह 17 बराबर 289, तो यह 17 का फार्मूला 17/2 इसी में लगा देंगे, तो 2a प्लस 17-1 इंटू डी बराबर 289। अब यहां से ये इस तरफ ट्रांसफर हो जाएगा, तो 2a प्लस 17 में से घटाएंगे 16d बराबर 289। ये जो 17/2 है, इस तरफ पक्षांतर होकर 2/17 गुणा हो जाएगा, और 17 को 289 से भाग देंगे तो 17 बार जाएगा, तो 2a प्लस 16d बराबर 17 दूना 34। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इन दोनों समीकरण से a और d का मान निकाल सकते हैं। तो a और d का मान कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से। इसमें देखिए 2a, यहां भी 2a, दोनों एक जैसा दिख रहा है, तो हम समीकरण 2 में से 1 घटा देते हैं। समीकरण 2 माइनस 1, तो जब घटाएंगे तो 2a में से 2a कैंसिल हो जाएगा, 16d माइनस 7d बराबर 34-16। तो ये घटाएंगे तो 9d होगा, और ये घटाएंगे तो 18 आएगा। उसके बाद 9 से भाग दे देंगे, तो d बराबर 18/9, तो 9 एकम 9, 9 दूना 18, तो d बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, d बराबर 2। अब इस d के मान को समीकरण 1 में रख दीजिए। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखेंगे तो 2a
प्लस 7 गुणे 2 बराबर 16, तो 2a बराबर 16 और ये जो 14 7 दूना 14 इधर आके -14 होगा, तो घटाएंगे 16 में से 14 2 आएगा, तो 2 पक्षांतर, तो a बराबर 2/2, 2/2 काटेंगे तो a बराबर 1 आ जाएगा। तो इस तरह से समांतर श्रेणी का जो पहला पद आया वो 1 आया और सार्वंतर 2 आया। एपी का पहला पद a बराबर 1 और सार्वंतर d बराबर 2, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, ये जो है 6 नंबर का क्वेश्चन है। ये तीसरे का क यानी कि पहला पार्ट है इसका। इसके बाद अथवा वाला जो उसको ख बनाए हैं उसको देखते हैं। इसका अथवा वाला पार्ट, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 180 किलोमीटर दूरी तय करती है। यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में आधा घंटा कम लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। रेलगाड़ी की जो चाल है वो अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा रहे हैं तो यात्रा जो है आधा घंटा कम समय ले रहा है। और दूरी कितना है, दूरी दिया है 180 किलोमीटर, 180 किलोमीटर की दूरी तय किया जा रहा है। तो रेलगाड़ी की चाल कितना था, तो यहाँ पहले मान लेते हैं कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। पहले इसको मानना पड़ेगा। माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, चाल मान लिया। दूरी कितना दिया है, 180 किलोमीटर, तो यहां लिखेंगे 180 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। अब समय बराबर क्या होगा, तो देखिए फार्मूला होता है, एक दूरी चाल समय में एक रिलेशन होता है, संबंध होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो अब ये जो फार्मूला है, यहां से समय बराबर दूरी बटे चाल, समय उधर चला जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल लिख सकते हैं। तो यहां दूरी कितना है, दूरी 180 है, 180 और जो चाल है वो x है, 180 बटे x। तो जो ये समय आया इतना घंटा, इसको ले लेते हैं। अब जब चाल बढ़ाएंगे 5 किलोमीटर प्रति घंटा तब कितना समय लगेगा, तो यहां पर चाल में जो वृद्धि हो रही है, चाल में जब वृद्धि हो रही है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो तब चाल हो जाएगा x धन 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, पहले चाल x था, अब 5 किलोमीटर बढ़ा दिया तो x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस चाल से 180 किलोमीटर की दूरी वही है, 180 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर दूरी बटे चाल वही लगाएंगे, तो दूरी वही 180 है और जो चाल है, चाल ये वाला हो जाएगा x धन 5, इतना घंटा ये समय लग रहा है। तो अब इनमें जो है आधा घंटा कम समय लग रहा है, जब चाल बढ़ा रहा है तो समय आधा घंटा कम ले रहा है। तो ये कम है किससे, इस वाले से। तो कितना कम है, आधा घंटा, यानी 1/2 लिखा हुआ है। तो हम इस वाले समय में से इसको घटा लेंगे तो जो अंतर आएगा वो 1/2 ले लेंगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसलिए 180 बटे एक्स माइनस 180 बटे एक्स प्लस 5 बराबर समय 1/2 दे देंगे। पहले चाल जो है x था, अब चाल बढ़ा के x प्लस 5 कर देंगे तो समय कम लगेगा, तो 1/2 घंटा यानी आधा घंटा कम लग रहा था। तो अब इसी को हल कर देना है। तो कैसे हल करेंगे, 180 कॉमन करेंगे तो 1/x माइनस 1/x प्लस 5 बराबर 1/2। इसके बाद जो बटे 2 है इधर भेज देंगे, 2 से गुणा हो जाएगा 180, तो ये हो जाएगा 180 गुणे 2, 180 गुणे 2 360, और इन दोनों का लस x ब्रैकेट में x प्लस 5, तो x प्लस 5 का 1 से गुणा हो जाएगा, x प्लस 5 माइनस x का 1 से हो जाएगा और इधर 1 बचेगा। तो 360 ब्रैकेट में
तो इसके बाद देखिए बच्चों, ये x माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, 5 बटे ये गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर धन 5x बराबर 1, और ये गुणा होके और ये इधर बटे में जो है इधर आ जाएगा, तो 360 गुणे 5 1800 बराबर इधर आके एक्स स्क्वायर धन 5x, तो एक्स स्क्वायर धन 5x, एक 1800 इधर लाएंगे तो ऋण 1800 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण मिल गया। अब इस द्विघात समीकरण को कैसे हल करेंगे? इस मध्य पद को दो भाग में बांट करके। बांटेंगे कैसे? 1800 जो दिख रहा है इसका ऐसा दो फैक्टर बनाएंगे कि घटाने पर 5 आए। तो वो दो फैक्टर क्या होगा? देखिए 1800 में आप अगर 45 गुणे 40 करोगे तो 1800 आएगा, और 45 में से 40 घटाओगे तो 5 आएगा। यानी इस 5 की जगह 45 माइनस 40 लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर धन 45x माइनस 40x माइनस 1800 बराबर 0। इसमें यक्स कामन कर देंगे इन दोनों में से, तो यक्स प्लस 45, ऋण इन दोनों में 40 कामन करेंगे तो यक्स प्लस 45 यहाँ आएगा। ऋण निकाल रहे हैं तो ये धन हो जाएगा, और 40 का भाग 1800 में देंगे तो 45 आएगा। तो x प्लस 45, यक्स प्लस 45 एक कोष्ठक में कामन आ जाएगा, और x माइनस 40 दूसरे कोष्ठक में हो जाएगा बराबर 0। तो दो कोष्ठक में जो आया है एक एक करके इसको 0 रख देंगे, तो x प्लस 45 बराबर 0, तो x बराबर ऋण 45, और x माइनस 40 बराबर 0, तो x बराबर 40। तो देखिए इसमें जो मान आया है एक ऋण और एक धन आया है, और जो रेलगाड़ी की चाल आपने माना है वो x किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल हमेशा जो है धनात्मक होता है, तो जब धनात्मक होता है तो यहाँ पर ऋण वाला को छोड़ देंगे, तो यही ले लेंगे धन वाला। तो इसलिए रेलगाड़ी की चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यही निकल के आएगा। ये तीसरे का ख था। अब इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का क, ये इसमें जो है कि दो सवाल है अथवा करके, ये दोनों क्वेश्चन जो है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का है। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का इसका जो पहला है, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 7 सेमी और व्यास 2 सेमी है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.4 सेमी है। ज्ञात कीजिए कि बर्तन में कितना पानी भरा जा सकता है। देखिए एक बर्तन है गोलाकार, और उसकी जो मुंह है वो गर्दन वो बेलनाकार है, उसकी लंबाई 7 सेमी दिया हुआ है, व्यास 2 सेमी है, और जबकि नीचे जो गोलाकार व्यास है वो 8.4 सेमी दिया है। तो इस प्रकार जो बर्तन है उसमें कितना पानी भर सकते हैं। तो बर्तन में जब पूरा पानी भरेंगे तो उस पूरे बर्तन का आयतन निकालेंगे। अब पूरे बर्तन के आयतन में क्या क्या होगा, जो गर्दन है बेलनाकार उसका आयतन और जो नीचे गोलाकार है उसका आयतन, दोनों को आयतन को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो ये बर्तन दिया हुआ है वो इस तरह से इसको कह सकते हैं। पहले ये गोलाकार बना लेंगे, मान लीजिए ये है, नीचे से ये गोलाकार है, ऊपर से ये बेलनाकार गर्दन इसका है। तो यहाँ पर तो जो ये बेलनाकार भाग है इसकी ऊंचाई दिया है 7 सेमी, और जो इसका व्यास है ये 2 सेमी दिया हुआ है, और जो गोलाकार वाला भाग है इसका जो व्यास है ये 8.4 सेमी दिया है, 8.4 सेमी यहां से लेकर यहां तक। तो इसका हमें बर्तन का आयतन निकालेंगे तो इसमें कितना पानी आएगा वो आपको मालूम हो जाएगा। तो यहां पर बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग या गर्दन की ऊंचाई वो h बराबर 7 सेमी, और इसका जो व्यास दिया है 2 सेमी। तो यहां से इसकी त्रिज्या निकाल लेते हैं, त्रिज्या स्मॉल r, 2 सेमी का आधा 1 सेमी हो जाएगा, व्यास से त्रिज्या निकल गया। ठीक है, और जो गोलाकार भाग है इसका व्यास, गोलाकार भाग का व्यास दिया है 8.4 सेमी,
तो यहां से इसकी त्रिज्या जो है कैपिटल आर मान लेते हैं इसको। कैपिटल आर बराबर 8.4/2, 2 से भाग दे दीजिए तो ये काटेंगे तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 4.2, इसको काटेंगे तो 4.2 सेमी निकल के आएगा त्रिज्या गोले वाले का, गोलाकार का। तो इस बर्तन में कितना पानी आएगा, इसमें पानी की मात्रा, और ये पूरी तरह से भरा जा रहा है, पूरा ये भरा हुआ है। तो पानी की मात्रा यानी कि बेलनाकार भाग का आयतन यानी बेलन का आयतन प्लस गोले का आयतन, ठीक है। तो बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, प्लस गोले का आयतन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। अब इसमें पाई देखिए कॉमन है, पाई को निकाल दीजिए। आर का मान ये रखेंगे 1 का स्क्वायर गुणे एच का मान 7 प्लस 4/3 आर क्यूब। कैपिटल आर कितना है 4.2, तो 4.2 गुणे 4.2 गुणे 4.2, 3 घात है। अब यहां से पाई को बाहर रखिए और ये 7 एकम 7 धन, और ये जो है देखिए इसको काटेंगे 3 से तो ये 42 है, तो 14 तिया 42, 14 आएगा, और एक अंक पे दशमलव लगा दो 1.4, ठीक है। और उसके बाद जो बचा है 4 गुणे 1.4 गुणे 4.2 गुणे 4.2, पाई का मान 22/7। और देखिए इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं, कॉमन देखिए 7 है और इसमें भी 7 मिल जाएगा, तो 7 को निकाल देते हैं। तो 7 भाग दे देंगे तो 1 धन 4 गुणे 7 दूना 14 .2 गुणे 4.2 गुणे 4.2 गुणा करेंगे, 4.2 का 4.2 से गुणा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 8 8 16, 6 1 7 1, 2 अंक पे दशमलव 17.64। आगे बढ़ाते हैं इसको, ये देखिए 7 7 से कट जाएगा तो 22 ब्रैकेट में 1 धन ये 4 दूनी 8 .8 गुणे 17.64, फिर 22 ब्रैकेट में 1 धन 8 से गुणा कर दिया जाए, तो 8 से जब गुणा करेंगे तो ये 8 चौके 32, 3 आएगा, 8 छंग 48, 3 51, 5, 8 7 56, 5 61, 6, 8 एकम 8, 6 14, और 1 2 और ये 3 अंक पे दशमलव लग जाएगा, तो 22 गुणे, अब जब 1 जोड़ेंगे तो 14 1 15, 15.112, अब 22 का गुणा कर दीजिए, तो 22 दूना 44 की 4 हासिल आया 4, 22 से कम 22 है 26 की 6 हासिल आया 2, 22 से कम 22 2, 24 की 4 हासिल आया 2, और 22 पंजे 110, 2 112 का 2 हासिल 11, 22 से कम 22 और 11, 22 11 33 गुणा आप लोग कर लीजिएगा, 332.464 सेमी क्यूब यानी घन सेमी, ये इसका आंसर निकल के आ रहा है बच्चों, ठीक है। कैलकुलेशन है, गुणा उड़ा है, जोड़ है, सब दशमलव वाला है, इसको आप करेंगे सही तो ये आंसर निकल के आएगा बच्चों। तो ये जो है चौथे का क था 6 नंबर का क्वेश्चन। अब आइए चौथे का ख देखा जाए। इसका एक खिलौना 3.5 सेमी त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेमी है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए एक खिलौना दिया है 3.5 सेमी त्रिज्या का, वो शंकु के आकार का है, और ये जो है एक अर्धगोले के ऊपर रखा हुआ है। ये इस तरह की आकृति है, यहाँ पे जो इसकी आकृति है वो दिखा दे रहे हैं। ये देखिए अर्धगोला है और इसके ऊपर ये शंकु आरोपित है इस तरह से। तो जो खिलौने का शंक्वाकार जो भाग है उसका जो त्रिज्या है 3.5 सेमी है, और चूंकि ये इसी के ऊपर रखा हुआ है तो ये भी 3.5 सेमी अर्धगोला और शंकु दोनों के लिए हो जाएगा 3.5 सेमी। और पूरी ऊंचाई जो खिलौना है इसकी पूरी ऊंचाई 15.5 सेमी है। पूरी ऊंचाई 15.5 सेमी ये पूरा है, यानी इसमें जो है अर्धगोले की भी त्रिज्या आएगी, उसके साथ शंकु की ऊंचाई ऊर्ध्वाधर ऊंचाई दोनों आएगी।
तो यहाँ पर जो त्रिज्या है दोनों के लिए r ले लेंगे। त्रिज्या r बराबर 3.5 सेमी, 3.5 सेमी को लिख सकते हैं 7/2 सेमी। और संपूर्ण ऊंचाई, संपूर्ण ऊंचाई दिया है 15.5 सेमी। तो इस संपूर्ण ऊंचाई में जो r है इसको निकाल देंगे तो शंकु की ऊंचाई आ जाएगी। तो इसलिए शंकु की ऊंचाई को h बराबर 15.5 माइनस ये 3.5, ये भी 3.5 है, तो 3.5 निकाल देंगे तो ये आएगा 12 सेमी आएगा। ठीक है, ये शंकु की ऊंचाई आ गई। और अब जो है इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या क्या आएगा? शंकु का वक्र पृष्ठ आएगा और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ आएगा। तो यहां लिख देते हैं, इसलिए खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर जो है शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। अब ये शंकु के वक्र पृष्ठ का फार्मूला पाई आर एल और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों के लिए जो r है वो सेम है, 7/2 है। इसमें कॉमन कर लीजिए, कॉमन है पाई आर, तो कोष्टक में l प्लस 2r। अब ये l क्या है? l जो है तिर्यक ऊंचाई है। अब वो निकालेंगे कैसे? उसके लिए l बराबर अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये फार्मूला लगाएंगे। तो l बराबर अंडर रूट h का मान कितना है? 12 है, 12 का स्क्वायर और प्लस r का मान 7/2, तो 7/2 का स्क्वायर। और ये बराबर ये आएगा 144 प्लस 49/4। फिर ये जोड़ेंगे तो 144 का 4 से गुणा करेंगे तो 576 प्लस 49 पूरे के बटे 4। और जब ये जोड़ेंगे 576 में 49, 625/4, 625 का वर्गमूल 25, 4 का वर्गमूल 2, 25/2 सेंटीमीटर ये L आ गया। अब ये जो L आया उसको यहाँ रख देंगे। पाई का मान 22/7, R जो है 7/2, L आया है 25/2 प्लस 2 गुणे 7/2 बराबर ये 7 कट जाएगा, 2 को 22 से काटिए, ये 11 और ये जोड़ेंगे 25 धन 7 दूना 14, 25 धन 14/2, तो 11 गुणे ये जोड़ेंगे तो 39 आएगा, 39/2 और 11 से गुणा कर दीजिए तो 11 9 99 हासिल 9, 11 3 33 9 42/2। और 2 से जब काटेंगे इसको तो 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 1 कम 2 और 2 चौके 8, फिर 1 शेषफल तो दशमलव लगाएंगे तो 2 पचे 10 हो जाएगा। 214.5 सेमी स्क्वायर, इतना सेमी स्क्वायर ये इसका आंसर निकल के आएगा। खिलौने का जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 214.5 सेमी स्क्वायर है। एक बार इसको क्लियर कर देते हैं कितना है ये जो है 214.5 सेमी स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 में क और ख दोनों पार्ट जो है कि ऊंचाई और दूरी का है। तो इसका जो क वाला है इसको देखिए, एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश है। तो बहुमंजिले भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक भवन है बहुमंजिला, कई मंजिल का है, उसके सामने एक 10 मीटर ऊंचा भवन है। तो जो बहुमंजिला वाला भवन है उसके शिखर से उस वाले भवन के छत और शिखर और तल का अवनमन कोण दिया हुआ है 30 अंश और 45 अंश। देखिए यहाँ पे क्या है, पहले इसका आधार बना लेते हैं।
और यहाँ पर एक बहुमंजिला जो भवन है उसकी ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा होगी, तो मैं ये दिखा दे रहा हूँ। और इसके सामने एक छोटा भवन है 10 मीटर हाइट का, 10 मीटर, ठीक है, ये है ये भवन। और ये वाली जो भवन है बहुमंजिला भवन, बहुमंजिला यानी कई मंजिल का है। अब इसके शिखर से इसके छत शिखर और इसके शिखर से इसके तल का अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश दिया हुआ है। तो यहाँ से पहले एक समांतर रेखा यहाँ से ड्रा करना होगा, यहाँ से भी एक समांतर रेखा ड्रा कर दीजिए ये। तो अब इस पॉइंट से पहले इसके शिखर को मिला देते हैं। जब इसके शिखर को मिलाएंगे तो ये उन्नयन कोण दिया हुआ है 30 अंश। फिर इस पॉइंट से इसके तल का जो अवनमन कोण है उसको मिला देते हैं। ये अवनमन कोण दिया हुआ है 45 अंश, तो ये वाला 45 हो जाएगा। जो ये 30 बना रहा है इसके साथ, तो ये वाला 30 हो जाएगा, ठीक है। और जो ये वाले रेखा के साथ ये 45 बना रहा है, तो ये वाला 45 हो जाएगा। और इसका नाम दे देते हैं A B C D E, A B C D E नाम दे दिया। जो 10 मीटर है तो उसके बराबर BC भी 10 मीटर हो जाएगा, जो है सेम हाइट है, तो ये 10 मीटर ये ले लेते हैं। अब ये AB कितना है, इसको H मान लेना, H मान लीजिएगा इसको। और ये सीधा है यानी 90 डिग्री है, 90 अंश का है। तो बहुमंजिले भवन की ऊंचाई निकालनी है, तो इसमें इतना 10 मीटर तो मालूम हो चुका है, बस यही H आपको निकालना है। तो यहाँ पे मान लीजिए, माना AB बराबर H मीटर, AB बराबर H मीटर। और जो ये BE और CD है, BE बराबर CD सेम होगा, उसको X मान लेते हैं, X मीटर, इसको मीटर लिख देते हैं। ये सब मान लेंगे, यहाँ इसको X दिखा देते हैं CD को, और BE को भी X मान लेते हैं। चित्र हमारा पूरा कंप्लीट बन चुका है। अब यहाँ से इसे जो है H का मान निकालने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ कितने समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। समकोण त्रिभुज ABE बन रहा है और ACD बन रहा है। तो पहले समकोण त्रिभुज ABE ले लेते हैं। समकोण त्रिभुज ABE में, तो ABE में देखेंगे तो H बटे X लगा देंगे। H बटे X बराबर tan 30 अंश। tan 30 अंश का मान 1 बटा कड़ी में 3, तो 3 गुणा कर दीजिए। तो यक्स का गुणा 1 से करेंगे तो यक्स, ये H कड़ी में 3, ये समीकरण नंबर 1 बना के अपने पास रख लीजिए। उसके बाद जो है समकोण त्रिभुज ACD ले लेते हैं। समकोण त्रिभुज ACD में जो ये पूरी हाइट है वो H प्लस 10 है, H प्लस 10 बटे ये X है, और कोण लगाएंगे 45 डिग्री वाला, tan 45 अंश, क्योंकि जो ये आप त्रिभुज लिए हैं इसमें 45 अंश न्यून कोण ले लेंगे, और tan 45 का मान 1 होता है। तो H प्लस 10 बराबर X का गुणा 1 से करेंगे तो ये X हो जाएगा। इसके बाद H प्लस 10 बराबर X का मान देखिए क्या है, H कड़ी में 3, उसको यहां रख देते हैं, H कड़ी में 3, H को इधर भेजेंगे तो H कड़ी में 3 माइनस H बराबर 10, ठीक है। H कड़ी में 3 यही है, इस H को इधर लाएंगे। अब H कॉमन कर दीजिए, तो कड़ी में 3 माइनस 1 बराबर 10, तो H बराबर 10 बटे कड़ी में 3 माइनस 1। अब ये कड़ी में 3 माइनस 1 का परिमेयीकरण करेंगे तो कड़ी में 3 प्लस 1 लिखेंगे, कड़ी में 3 प्लस 1, तो 10 ब्रैकेट में कड़ी में 3 प्लस 1, और ये वर्गांतर के नियम से कड़ी में 3 का वर्ग 3 माइनस 1 का वर्ग 1 आएगा, तो 10 ब्रैकेट में कड़ी में 3 प्लस 1 बटे घटा देंगे इसको तो 2 हो जाएगा, 2 से इसको काटेंगे, 2 पंजे 10, तो 5 कड़ी में 3 प्लस 5 से खोल दिया। इतना जो है सेमी, इतना जो मीटर आया, ये जो मीटर में आया ये H आया इतना, लेकिन हमें पूरे भवन की ऊंचाई निकालनी है, तो इसलिए
बहुमंजिले भवन की ऊंचाई, पूरी ऊंचाई जो है देखिए AC है, AC, और AC में क्या है H+10 है, और H कितना निकाले हैं, H ये है 5 कड़ी में 3 + 5 + 10, तो 5 कड़ी में 3 और ये जुड़ जाएगा 10 5 15 हो जाएगा, तो इसमें से 5 कॉमन कर सकते हैं, तो कड़ी में 3 + 5 3 15 +3, कड़ी में 3 + 3 बाहर 5, इतना मीटर जो ये लंबाई आया, ये पूरे बहुमंजिले भवन की ऊंचाई आ गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 6 नंबर का क्वेश्चन है ये, 6 नंबर का। अब इसका जो अथवा वाला पार्ट है, इसमें जो है 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, 3-3 नंबर का छोटा छोटा, और वो भी ऊंचाई और दूरी का है। तो देखिए अब इसके अथवा वाला जो पार्ट है, और एक चीज और बता दें, जो ऊंचाई और दूरी मैं आप लोगों को चैप्टर बता रहा हूं, इसका मैंने वीडियो पूरा का पूरा त्रिकोणमिति जो चैप्टर है उसमें मैंने सब डाला हुआ है। आप ऊंचाई और दूरी के क्वेश्चन को देख सकते हैं, अच्छे से इसको तैयारी कर सकते हैं, और वही क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है। तो चलिए देखते हैं इसका। 5वें के ख का पहला है इसका, भूमि पर स्थित एक बिंदु से चिमनी का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि चिमनी की पाद से बिंदु की दूरी 25 मीटर है तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो है एक चिमनी है, चिमनी आप जानते हैं, जैसे ईंट के भट्टे के पास जो है ये जो चिमनी होता है धुआं निकलने वाला, वही यहाँ पर दिया हुआ है। ये है मान लीजिए एक चिमनी, ये चिमनी है, और इसमें जो है कि 60 अंश का कोण बना रहा है कहीं एक बिंदु पर, भूमि पर कहीं एक बिंदु है, इससे इसका उन्नयन कोण जो है 60 अंश दिया हुआ है, 60 अंश। और चिमनी के पाद से बिंदु की दूरी जो है 25 मीटर है। ये जो दूरी दिया है ये 25 मीटर दिया है यहां से यहां तक, ठीक है। और ये चिमनी सीधा है तो 90 डिग्री हो जाएगा। इसका नाम दे दीजिए ABC। तो देखिए एक समकोण त्रिभुज बन गया। चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो चिमनी की ऊंचाई को H मीटर मान लो, इसकी ऊंचाई को H मीटर। तो मान लीजिए, माना चिमनी की ऊंचाई H मीटर है, तो H/25 लगा दो इसमें। बहुत ही छोटा सवाल है, आसान है, ये सब बहुत हल्का हल्का क्वेश्चन होता है। H/25 बराबर tan 60 अंश, और tan 60 अंश का मान कड़ी में 3, तो 25 इधर आ जाएगा, तो H बराबर 25 कड़ी में 3 मीटर। H का मान 25 कड़ी में 3 मीटर, ये जो है चिमनी की ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है बच्चों, बहुत ही छोटा है, 3 नंबर का ये सवाल है। आगे बढ़ते हैं, इसका जो सेकंड वाला पार्ट है, दूसरा वाला, इसको भी देख लेते हैं। ये इसका आंसर हो गया, चिमनी की ऊंचाई। दूसरा देखिए क्या है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग से लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर एक पतंग उड़ रहा है 60 मीटर की ऊंचाई पर। मान लेते हैं कि ये भूमि है और यहाँ एक पतंग उड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पतंग उड़ रहा है, इसकी ऊंचाई, इसकी हाइट दी हुई है 60 मीटर, 60 मीटर दिया है बच्चों, ये पतंग है। और इसमें जो डोर लगा हुआ है वो किसी भूमि से इसको ऐसे बांध करके छोड़ दिया गया, और ये जो है एकदम पूरी तरह से टाइट है, मतलब ढील नहीं है इसमें, कोई डोरी है, ये पतंग की जो है डोरी है। और ये कितना कोण बना रहा है इसके साथ जो झुकाव दिया है, ये 60 अंश का झुकाव दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे ABC, जो पतंग की ऊंचाई है ये लंबवत सीधा होता है, और डोरी की लंबाई पूछ रहा है, तो डोरी की लंबाई को x मान सकते हैं, x मीटर। तो समकोण त्रिभुज में पहले मान लीजिए, माना पतंग के डोर की लंबाई, माना पतंग के डोर की लंबाई x मीटर है। चित्र में आपको डोर की लंबाई दिख रही है। तो समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण
त्रिभुज ABC में 60/x लगा दो, 60/x यानी लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण होता है साइन 60 अंश, और साइन 60 अंश का मान कड़ी में 3/2, तो ये तिरे गुणा हो जाएगा। तो x कड़ी में 3 बराबर 60 दूना 120, तो x बराबर 120 बटे कड़ी में 3, कड़ी में 3 से गुणा कर दो, परमेयीकरण हो जाएगा। 120 कड़ी में 3 और ये गुणा करेंगे तो 3 से इसको काट दो, 3 चौके 12 0, 40 कड़ी में 3, तो जो डोर की लंबाई आ गई, पतंग के डोर की लंबाई, तो जो लंबाई आया है वो 40 कड़ी में 3 मीटर, ये जो है डोर की लंबाई हो गई। यही इसका आंसर पूछा हुआ है क्वेश्चन में। तो ये 3 नंबर का, ये 3 6 नंबर का ये होता है। छोटा छोटा ये फिगर है, कोई कठिन नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे ऊंचाई और दूरी का तो ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप देखिए हम कई सारे क्वेश्चन हाई स्कूल के करा रहे हैं, इसके बाद इंटर के भी करा रहे हैं, कराएंगे भी और क्वेश्चन। आप लोग इस वीडियो को देखकर उसका लाभ और फायदा उसका ले सकते हैं, देख सकते हैं, और इसके बाद जो है कि और भी क्वेश्चन कराते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।